देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन है आपके टेस्ट का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10⁻8 मीटर पर सेकंड। अगर वो 10⁻8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बी, सडनली द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू b/2। द रेडियस ऑफ पाथ बी कम्स फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आर। आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, उसकी स्पीड दे रखी है और ये कहा गया था कि उसकी रेडियस जो है वो आर है पहले केस में जब मैग्नेटिक फील्ड बी है, और बाद में मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करके b/2 कर दिया। तो बताइए रेडियस क्या होगी। अब रेडियस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, रेडियस इज इक्वल टू होती है mv/bq। यहाँ अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, सिर्फ बी को आप रिड्यूस कर रहे हैं, ना एम में कोई चेंज है ना क्यू में कोई चेंज है। ठीक है, ना ही वेलोसिटी में कोई चेंज है। सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि बी को हाफ कर देंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी। बी को हाफ करना है, आसान सा क्वेश्चन है। रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इफ़ बी बिकम्स b/2 देन रेडियस बिकम्स व्हाट। अगर मान लेते हैं बी हमारा जो है b/2 हो जाता है नया मैग्नेटिक फील्ड, देन नई रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है। जितने टाइम बी कम्स होगा इंक्रीज़ होगा, उतने टाइम्स आर जो है वो डिक्रीज़ होगा। जितने टाइम बी डिक्रीज़ होगा उतने टाइम आर इंक्रीज़ होगा। बी हाफ हो गया तो रेडियस डबल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एंटर इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन राइट एंगल टू द फील्ड with the same kinetic energy they describe circular path of radius r e and r p respectively। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। ये मतलब ये बताना है कि वो राइट एंगल टू फील्ड जा रहा है तो वी नो वेरी वेल सर्कुलर पाथ ही फॉलो करेगा। कौन भला, चार्ज पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो। बताना है ये कि किसकी रेडियस किससे ज़्यादा है या किससे कम है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम दी गई है। एज वी नो वेरी वेल रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/bq, और यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके जाना है। mv का मतलब होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। और लीनियर मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होता है, दैट इज √2km। k मतलब काइनेटिक एनर्जी, m मतलब मास, बाय में क्या आ जाएगा, b इंटू में q। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं दोनों का 2 सेम है, आई मीन टू से 2 कांस्टेंट है दोनों के लिए। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज भी दोनों का सेम होगा। एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज सेम होता है। काइनेटिक एनर्जी भी कही जा रही है दोनों की सेम है, सेम काइनेटिक एनर्जी। तो 2k/bq जो है वो सेम होगा, √2k/bq। डिफरेंस किसका होगा, मास का। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, मतलब रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी किसके, मास के। मैंने बाकी सारे कांस्टेंट फैक्टर हटा दिए। अगर मैं रेडियस का रेशो निकालता हूँ तो रेडियस का रेशो मास के रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ प्रोटॉन। अंडरस्टूड सी बात है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। हमसे यही पूछा हुआ था किसकी रेडियस ज़्यादा है। भाई किसका मास ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो प्रोटॉन की रेडियस भी इलेक्ट्रॉन की रेडियस से ज़्यादा है। तो आंसर सी, बी इज़ करेक्ट। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें 3 वायर दी गई हैं जिसमें से ए और बी में सेम डायरेक्शन में करंट है, और जो सी वाली वायर है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट है पर डबल है, 2I। इन दोनों में I है। तो यही बोला गया है ए बी सी आर द पैरेलल कंडक्टर्स equal length carrying current I and 2I। Distance between A and B is x। Distance between B and C is x। F1 is the force exerted by B on A। F1 वो फोर्स है जो B लगा रहा है A पर। ठीक है जी, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट हो तो अट्रैक्शन फोर्स होती है, तो B उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें उसके बाद कहा जाता है कि F2 इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय C on A। C और A की बात करें तो C और A में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो C A को रिपेल कर रहा होगा, दैट इज़ द फोर्स ऑन A ड्यू टू C। हम अगर बात करें सेम डायरेक्शन में करंट हो तो अट्रैक्शन होती है, अपोजिट में करंट हो तो रिपल्शन होती है, ऐसा हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो ये F1 और F2 नाम दिया गया है इन फोर्सेस को। A ऑन B को बोला गया है F1 और उसको बोला गया है F2। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। अब यहाँ पे F1 क्या 2F2 है, F2 क्या 2F1 है, या F1 बराबर F2 है, जैसे कि लास्ट में दिखा भी रखा है F1 इज़ नेगेटिव ऑफ F2। तो यहाँ देखें अगर ध्यान से तो क्या मतलब है, आप अगर F1 निकालें, F1 का मैग्नीट्यूड निकालें, दो पैरेलल वायर के बीच की फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई 2I1 I2 बाय में दोनों के बीच का डिस्टेंस R।
तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन किस किस के बीच निकालूँ मैं, F1 की बात करते हैं। F1 किसके बीच की फोर्स है, F1 जो फोर्स है वो है B ऑन A, है ना, ऊपर लिखा हुआ है हमारा B ऑन A। तो B जो A पर लगा रही है, B A पर जो लगा रही है, B और A के बीच का गैप कितना है X, और B और A में करंट कितना है भाई I और I, मतलब I1 भी I, I2 भी I, जो यहाँ पुट करना है ऊपर हमें, और नीचे डिस्टेंस को हमें X पुट करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, बाकी सब कुछ सेम है। म्यू नोट बाय 4 2 I इंटू I, मतलब I स्क्वायर, बाय में क्या R। और ये फोर्स कहाँ लग रही है, ये फोर्स लग रही है माइनस I कैप, है ना, सॉरी प्लस I कैप, प्लस I कैप की तरफ ये फोर्स लग रही है टूवर्ड्स द पॉजिटिव X एक्सिस की तरफ। अब आप बात करें F2 की, F2 वो फोर्स है जो कौन लगा रहा है, जो C लगा रहा है किस पे, A पर। अब C A पर जो है लेफ्ट माइनस I कैप की तरफ फोर्स लगा रहा है, दिख रहा है हमारे को। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है उसके अकॉर्डिंग फोर्स क्या आएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1, I1 मतलब जिस वायर पे फोर्स निकाल रहे हैं उसका करंट कितना है जी I, और I2 मतलब जिसकी वजह से निकाल रहे हैं उसका करंट कितना है जी 2I। पहले A और B वायर ले रहे थे तो दोनों का करंट सेम था I और I, तो दोनों में I और I लिखा हमने ऊपर, I इंटू I, I स्क्वायर हो गया। अब एक में I है एक में 2I है, तो I इंटू 2I क्या होगा, I इंटू 2I हो जाएगा 2I का स्क्वायर, और बाद में नीचे डिस्टेंस लिखना है। डिस्टेंस कितना है जी A और C के बीच, A और C के बीच में डिस्टेंस को अगर देखूँ तो x प्लस एक्स कितना है 2x, तो ये डिस्टेंस 2x है, 2 से 2 कट गया। देखिए आंसर तो फिर भी वही आ रहा है जो सेम ऊपर वाला है, लेकिन ये माइनस I कैप की तरफ है, तो इसलिए F1 पर यूनिट लेंथ इज इक्वल एंड अपोजिट टू द F2 पर यूनिट लेंथ। इट मीन्स टू से F1 इज इक्वल एंड अपोजिट टू F2। दैट आंसर डी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है हमारे लिए। 2 आयंस हैव इक्वल मास बट वन इज सिंगली आयनाइज्ड, सेकंड इज डबली आयनाइज्ड, दे आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स यानी कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी। देन आपको 4 ऑप्शन दिए और 4 जो है कंडीशन दे रखी हैं। बोथ आयंस विल गो अलोंग सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई, द रेडियस ऑफ सर्कल डिस्क्राइब बाय द सिंगल आयनाइज्ड चार्ज इज डबल ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल डिस्क्राइब बाय डबली आयनाइज्ड चार्ज, बोथ सर्कल डू नॉट टच टू ईच अदर, बोथ सर्कल टच टू ईच अदर। अब इन 4 जो आपको कंडीशंस यहाँ दी जा रही हैं, इन चारों में से ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने बताना है कि फर्स्ट थर्ड करेक्ट है, सेकंड थर्ड और फर्स्ट फोर्थ। इसका मतलब इनमें से 2 कंडीशन कहीं ना कहीं करेक्ट है, जो हमें 4 ऑप्शन में नीचे बतानी है कौन सी करेक्ट है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन में हमसे जो है अगर बात करें कि पहले ऑप्शन में पूछा गया है कि बोथ आयंस विल गो अलोंग द सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस, रेडियस की बात हो रही तो रेडियस का फॉर्मूला लिख दिया जाता है mv/bq। अगर इक्वल रेडियस है तो ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, मास, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी। आपसे कहा गया 2 आयन इक्वल मास, सबसे पहली बात मास इक्वल हो गया साहब, मास को इक्वल हो देखें अगर तो मास इक्वल है, सॉरी ऊपर लिखेंगे मास इक्वल है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि उनको जो है सेम वेलोसिटी से फेंका गया है। पहले बात बोला इक्वल मास, फिर बोली गई सेम वेलोसिटी यानी कि m इंटू वी सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका गया यानी कि b भी सेम है, पर चार्ज दोनों का अलग अलग बोला जा रहा है। कहाँ बोला जा रहा है, एक पे कहा जा रहा है सिंगली आयनाइज है, दूसरा क्या कहा जा रहा है डबल आयनाइज है। यानी कि सिंगल और डबल ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे सिंगल आयनाइज बोला जा रहा है, डबल ही बोला जा रहा है, मतलब एक का चार्ज q है दूसरे का 2q है। रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू q। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले की रेडियस r1 है, सेकंड वाले की रेडियस r2 है, और मैं रेशो निकालता हूं तो रेडियस का रेशो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू q है। तो फर्स्ट चार्ज q है तो रेडियस r1, सेकंड चार्ज जो है वो 2q है तो उसका रेडियस उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना रहा है। मैंने रेशो निकाल दिया, ये फॉर्मूला आ रहा है हमारा निकल के 2:1। 2:1 का मतलब क्या समझे आप कि r1 इज़ डबल ऑफ व्हाट r2, यानी कि फर्स्ट चार्ज का रेडियस सेकंड चार्ज से डबल है। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। इसके बाद हम देखें अगर कि बोथ द सर्कल डू नॉट टच टू द ईच अदर, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। टच नहीं करेंगे में कंडीशन ये होती है जब एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इस इनवर्ड फील्ड में एंटर करता है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया जाए
तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और नेगेटिव चार्ज अगर एंटर करेगा यहाँ पे तो वो क्लॉकवाइज घूम जाएगा। सर्कुलर पाथ दोनों डिस्क्राइब करना चाहेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में। इस केस में दोनों के सर्कल टच नहीं करेंगे, लेकिन अगर दोनों चार्ज सेम काइंड ऑफ चार्ज हैं, सेम नेचर के चार्ज हैं, तो दोनों का सर्कल एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। यहाँ फिलहाल दोनों चार्ज, अगर एक प्लस का क्यू एक प्लस का 2q है, तो प्लस क्यू जिधर जाएगा प्लस 2q भी उधर की तरफ ही बेंड होगा, तो सर्कल जो है दोनों के एक दूसरे के साथ टच करेंगे। उसके ना टच करने के लिए चार्जेस का अपोजिट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे चार्ज बिल्कुल सेम है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो सेकंड और फोर्थ दोनों करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक थिन प्लास्टिक रिंग ऑफ रेडियस 6.2 मीटर हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 मिली कूलम, आई थिंक सो यहाँ माइक्रो कूलम आना चाहिए, तो ये माइक्रो कूलम लेंगे 10⁻⁻⁶, इज रोटेटेड अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस विद रोटेशनल फ्रीक्वेंसी 1200 साइकिल्स पर मिनट, देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ रिंग। मतलब ये कोई करंट कैरिंग रिंग वाला क्वेश्चन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसके सेंटर पे, वो हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक रिंग बनाते हैं साहब, ठीक है, उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस दिखा देते हैं, और ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मूव करता हुआ चार्ज दिखा देते हैं। एक चार्ज पार्टिकल इसके अबाउट मूव कर रहा है, और जब वो रोटेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट, है ना, RPM में दिया है, साइकिल पर मिनट। इसको हम पर सेकंड में चेंज कर दें, क्योंकि हमारी जो ऐसा यूनिट होती है वो सेकंड में होती है, तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो पर सेकंड आ जाएगा, दैट विल बी 20 RPS, रिवोल्यूशन पर सेकंड। चलिए इसका क्या यूज़ है देखते हैं। पहली बात यह है कि हमें इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिसका फॉर्मूला हमें पता होता है μ0/4π 2πi में r, या कहूँ μ0I/2r, एक ही बात है। यहाँ μ0/4π की वैल्यू पुट कर दो 10⁻⁻⁷, और साथ में 2 इंटू में पाई मतलब 3.14, बाय में रेडियस मतलब हमारे को दी है 6.28, जो कि 3.14 का डबल होता है, इजीली हो जाएगा हमारे लिए। इसे कट करना, और साथ में मल्टीप्लाई में आई जो है वो आई क्वेश्चन में कहीं भी नहीं गिवन, क्योंकि चार्ज गिवन है कि क्यू की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम है। चार्ज गिवन है, चार्ज से आई निकाला जा सकता है। आई का फॉर्मूला चार्ज के साथ क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। यहाँ अगर कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन की बात करें तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, और हमारे को टाइम पीरियड नहीं गिवन लेकिन फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो कोई बात नहीं। इससे अच्छी बात क्या है, वी नो वेरी वेल फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, देन आई इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इंटू में न्यू। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी का मतलब क्यू इंटू में न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम जो है आई की जगह क्यू इंटू न्यू पुट कर देंगे ऊपर। क्यू का मतलब है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और न्यू का मतलब अभी हमने निकाला कितना है, 20 RPS। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा सर, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके अलावा ये 2 और 2 कैंसिल हो गया जी। ये हमारे पास आ रहा है -7 -6 यानी कि -13, और प्लस में 1 -12, और 2 2s are 4 यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻12 टेस्ला जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है। थैंक यू। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है, मतलब इन्फानाइट लॉन्ग वायर हो गई। AOB एंड COD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड कैरीज करंट I1 एंड I2। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द पॉइंट O इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABCD। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बातें ध्यान देनी है। ये नहीं कि सिर्फ 2 स्ट्रेट वायर कंडक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। आपने जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट O, वो ABCD प्लेन के जो होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो है एक तरह से A और B इस वायर को नाम देता हूँ, दैट इज़ AB एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज कोल्ड O। हमसे कहा जा रहा है AOB एंड COD, जिसमें O इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, COD, है ना। अब उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि ये दोनों वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बिल्कुल है जी साहब। उसके अलावा ये हमारा ABCD प्लेन बन गया, जो आप ये देख रहे हैं ABCD जो हमारा प्लेन ये आपको दिख रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मान लीजिए XY प्लेन है तो मुझे Z एक्सिस पर, ये मान लीजिए हमारा XY प्लेन है तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे Z एक्सिस पे देखना है। ये X मान लेते हैं, ये Y मान लेते हैं। Z एक्सिस पे मुझे एक पॉइंट जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लेना है, जिसका डिस्टेंस O से A होना चाहिए, है ना, पॉइंट O से A डिस्टेंस पर। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपने दोनों करंट कैरिंग वायर से। मान लो AOB में करंट जा रहा है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में I1, और COD में करंट जा रहा है, बोला जा रहा है कितना I2। अगर मैं AOB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ पॉइंट
P पर, जो कि A डिस्टेंस Z एक्सिस की तरफ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? Z एक्सिस की तरफ ये हम ले लेते हैं विच एक्सिस, दैट इज़ कॉल्ड Z एक्सिस, सपोज कीजिए ऐसा मान लेते हैं। तो मुझे क्या करना है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी पता है क्या होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय में R मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, जो दोनों वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये A है, तो 2I बाय में A। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी जी एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। यहाँ पे फर्स्ट की वजह से निकालूंगा तो यहाँ I1 आ जाएगा, सेकंड की वजह से निकालूंगा तो यहीं पे I2 आ जाएगा। बाकी किसी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों वायर से डिस्टेंस जो दिया है वो A दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी बहुत ज़रूरी है, वेक्टर क्वांटिटी है तभी रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। अब AOB में करंट एक्स एक्सिस पे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पर आपने फाइंड करनी है करंट कैरिंग वायर से, उसका डिस्टेंस जो है वो Z एक्सिस पर है। ध्यान दीजिए, करंट एक्स एक्सिस पर है और डिस्टेंस Z एक्सिस पर है, तो बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल जो फील्ड होनी चाहिए वो करंट एलिमेंट और इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, यानी कि कहाँ होनी चाहिए, यानी कि वो जो हमारी है वाई एक्सिस पर होनी चाहिए। अब वाई एक्सिस पे कहाँ होगी जी फील्ड? राइट हैंड थंब रूल लगाओ, आप थंब को दिखाओ AOB यानी कि एक्स की डायरेक्शन में और फिंगर को घुमाइए ऊपर की तरफ, तो आप देखेंगे कि फील्ड वाई एक्सिस पर आएगी। पहचानना ये था कि उधर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आएगी या इधर नेगेटिव वाई एक्सिस पर आएगी। अगर मैं करंट को राइट हैंड साइड में जाता हुआ मानता हूँ तो फील्ड जो है मेरी नेगेटिव वाई एक्सिस पर आती है बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। तो मैं यहाँ पे फील्ड को दिखाता हूँ नेगेटिव वाई एक्सिस पे, दैट इज़ द B1। ये B1 आ गया जी मेरे पास फर्स्ट की फील्ड। अब मैं दिखाता हूँ सेकंड की फील्ड। सेकंड की फील्ड कैसे दिखाऊँ जी मैं? सेकंड वाली वायर जो अपनी है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना, वाई के अलॉन्ग है और डिस्टेंस हमारा Z के अलॉन्ग है, तो फील्ड किसके अलॉन्ग आनी चाहिए? X के अलॉन्ग, इन दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर। देखना ये है कि पॉजिटिव X पे आती है या नेगेटिव X पे आती है। अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ, इधर दिखाओ थंब, तो आपकी जो फिंगर का कर्ल है वो पॉजिटिव X की तरफ घूमता है, तो आपकी जो फील्ड B2 आएगी वो पॉजिटिव X की तरफ आएगी, यानी कि दोनों फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा? रिजल्टेंट निकाला जाएगा अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो मेरी बात आप समझ गए, B1 प्लस B2 का स्क्वायर करते हैं जी। अब यहाँ B1 और B2 की वैल्यू पुट करें तो मैंने आपको बताया था B1 में यहाँ I1 आ जाएगा और B2 में यहाँ I2 आ जाएगा। देखिए बाकी पूरा फैक्टर सेम रहेगा, तो मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो मैं पूरा फैक्टर कॉमन ले लेता हूँ। कौन सा वाला? म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2 बाय A, ये पूरा स्क्वायर फैक्टर कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा? I1 स्क्वायर प्लस में I2 स्क्वायर। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, मेरा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 बाय A का होल स्क्वायर जो है वो बाहर चला जाएगा इस रूट से, तो म्यू नॉट बाय में 4 पाई इंटू में 2 बाय A में 2 से ये 4 कैंसिल कर दो, हमारा आंसर मैच करना है हमें। तो म्यू नॉट 2 पाई A ये बाहर चला गया और अंदर क्या बचा? अंडर रूट में बचा हमारे पास I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, रूट मतलब पावर 1/2। देन दिस आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसकी स्पीड है 2 × 10⁵, ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, अलॉन्ग द पॉजिटिव X डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन दी है प्लस I कैप, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज I + 4J - 3K, दैट इज द 3 डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नीट्यूड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन न्यूटन। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है, तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का और मैग्नेटिक फील्ड का और वेलोसिटी का आपस में? F = Q × में V क्रॉस B। अगर मैग्नीट्यूड निकालता हूँ फोर्स का तो Q × में V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। V अपने को दिया है 2 × 10⁵ मीटर/सेकेंड I कैप, B दिया है I + 4J - 3K कैप। अब क्या करना है आपको? V क्रॉस B निकालना है। V क्रॉस B करते हैं जी, देखिए क्या आएगा। ऑब्वियस सी बात है, I क्रॉस I करूँगा तो 0 होता है, I क्रॉस J करते हैं तो K होता है, I क्रॉस K करते हैं तो माइनस का J होता है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 10⁵ × 4 एंड I क्रॉस J दैट इज़ कॉल्ड प्लस का K, और फिर हम कहेंगे जी माइनस का 2 × 10⁵ × में 3 और ये I क्रॉस K का मतलब होगा -J। तो हमारा V क्रॉस B जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 8 × 10⁵ और हमारे पास माइनस का K कैप भी है यहाँ पे, प्लस का K कैप, और ये आएगा हमारे पास प्लस माइनस का 6 × 10⁵ और ये हमारे पास आता है क्या? दैट इज़ -J कैप। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस J कैप। ये हमारा V क्रॉस B आया है। हमारे को क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते होते हैं? अंडर रूट ऑफ जो है वो कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करेंगे। Z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर होगा 8 × 10⁵ का स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है।
कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमारे पास आएगा जी कितना, दैट इज़ 6 × 10⁵ का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 10⁵ जो है वो रूट से बाहर चली जाएगी, उसका स्क्वायर है, अंदर बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। और आप जानते हैं 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 100, यानी कि 10 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो 10⁶ हो जाएगा। अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया f निकालना। f इज़ इक्वल टू, अपना फॉर्मूला क्या है, q × में v क्रॉस b। देख रहे हैं ऊपर, ये रहा हमारा फॉर्मूला, इक्वेशन फर्स्ट। q मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जी, 1.6 10⁻⁹ वही इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसका चार्ज गिवन है, पता भी होता है हमें। इनटू में v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड 10⁻⁶। तो दैट आंसर इज 1.6 10⁻⁻13 न्यूटन। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है q, मास m प्रोजेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की जो विड्थ है, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है उसकी थिकनेस दे रखी है mb/√2qb with velocity v, time taken by charged particle to emerge from the magnetic field। सबसे पहली बात यहाँ पे वैसे बोला जा रहा है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा, पर क्या कंप्लीट सर्कल फॉलो करता हुआ बाहर आएगा या सेमी सर्कल फॉलो करता हुआ बाहर आएगा। चार्ज पार्टिकल को यू टर्न कराना है, अगर आपने चार्ज पार्टिकल को वापस मोड़ना है तो आपको पता है कि रेडियस जो होनी चाहिए वो mv/bq होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। या हम बात करें जो थिकनेस होनी चाहिए, वो थिकनेस होनी चाहिए mv/bq। किसकी थिकनेस, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है, mv/bq एटलीस्ट या उससे ज़्यादा। पर यहाँ देखो mv/bq से कम है, कितने टाइम कम है, √2 टाइम्स कम है, यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जो है वो यू टर्न नहीं ले पाएगा। यू टर्न नहीं ले पाएगा तो इसका मतलब वो कहीं किसी पर्टिकुलर आर्क लेंथ को फॉलो करता हुआ थीटा एंगल पे यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लीजिए चार्ज जब इस पॉइंट से एंटर हो रहा है, बिल्कुल इसके सामने की तरफ होगा चार्ज का क्या, सेंटर। ठीक है जी, चार्ज के सर्कुलर पाथ का सेंटर बिल्कुल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर कहीं हो गए, और चार्ज पार्टिकल का ये मान लो सेंटर हो गया, और चार्ज यहाँ से बाहर आ रहा है जी। ये चार्ज यहाँ से बाहर आ रहा है तो ये इसकी रेडियस हो जाती है, और ये हमारी जो है ये हमारी थिकनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड टी। अगर हम बात करें यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे, यहाँ पे ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। साइन थीटा लगाते हैं, वी नो वेरी वेल, तो होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज टी, हाइपोटेनियस इज आर। आर मतलब रेडियस। टी कितना दिया है, टी दिया है अपने को mv/√2bq, और रेडियस जो होता है मैंने आपको बताया, रेडियस होता है mv/bq, है ना, ऊपर लिखा हमने अभी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं bq से bq कट गया, 1v से mv कट गया, क्या बचा 1/√2। थीटा साइन थीटा 1/√2 का मतलब थीटा कितने डिग्री, थीटा 45 डिग्री। 45 डिग्री पर वो बाहर आ जाएगा। अब थीटा 45 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करते हैं तो π/4 रेडियन हमारे पास थीटा निकल कर आता है। अब मुझे जो है टाइम निकालना है, कितने टाइम में ये चार्ज पार्टिकल जो है इस आर्क लेंथ को फॉलो करता हुआ बाहर गया है। इसकी स्पीड यूनिफॉर्म थी, v थी, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, ये सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है, फोर्स स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करती है। मतलब रेडियल एक्सेलरेशन तो होती है, टेंजेंशियल नहीं होती है। तो हमसे कहा जा रहा है टाइम निकालिए, टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस का मतलब बेटा यहाँ आर्क लेंथ से है जो उसने कवर की है, बाय में स्पीड है उसकी v जो हमें गिवन थी। आर्क लेंथ निकालता हूँ, आर्क इज इक्वल टू होता है एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस बाय में v। आप देख सकते हैं एंगल आप निकाल चुके हैं, तो जो टाइम इसको लगा बाहर जाने में, वो टाइम क्या लगा, r मतलब रेडियस, जिसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हमें पता है वो होती है mv/bq, सबसे ऊपर हमने लिखी है। इंटू में क्या, थीटा, थीटा हमारा आया है π/4, और साथ में डिवाइड में नीचे क्या था, v से v कैंसिल आउट हो गया। हमारा आंसर आ रहा है क्या, πm/4qb। दिस आंसर इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, हमारे को कहा जा रहा है एक सेमी सर्कुलर वायर लूप है। मैंने कहा लूप है, तो लूप तो ये पूरा का पूरा है भैया, सेमी सर्कुलर वायर और फिर लूप बना रखा है ये। ठीक है, इस लूप के अंदर अगर हम देखें तो हमारे को करंट की डायरेक्शन दी हुई है, यहाँ से यहाँ भी राइट में जा रहा है और इधर भी जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। और ये इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई जा रही है 1 टेस्ला। प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू फील्ड दिख रहा है हमारे को। करंट है 2 एम्पियर। फाइंड द करंट 2 एम्पियर फ्लोज इन द लूप इन द डायरेक्शन शोन। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप, इस पूरे लूप पर मैग्नेटिक फोर्स बतानी है कितनी है। तो यहाँ हमारे पास दो तरह की वायर हैं, एक जो है सेमी सर्कुलर वायर है, एक हमारे पास जो है स्ट्रेट वायर है। अगर मैं स्ट्रेट वायर की बात करूँ, 2 एम्पियर करंट पूरे लूप में फ्लो कर रहा है, तो 2 एम्पियर ही यहाँ फ्लो कर रहा है। स्ट्रेट वायर की मैं फोर्स निकालता हूँ, फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर, तो मेरे पास निकल के आती है
दैट फॉर्मूला इज व्हाट, BIL sin theta, but theta is the angle between magnetic field and current carrying wire. That angle is 90 perpendicular to plane of paper रखा गया है, हमसे बोला गया है, सॉरी perpendicular to प्लेन ऑफ लूप हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, हमसे बताया जा रहा है, क्वेश्चन में भी दिखा भी रखा है, इनवर्ड है, जेड एक्सिस पर है, लूप हमारा XY प्लेन में है। तो ये हमारे पास फोर्स क्या आएगी जी, B हमारा हो गया कितना 1, I हमारे पास कितना हो गया 2, और लेंथ की बात करूँ तो इफेक्टिव लेंथ लेनी होती है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है उसके बीच की जो स्ट्रेट लाइन लेंथ है वो लेनी होती है। वैसे भी हम स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट वायर की लेंथ लेनी है, वो लेंथ हमारे को कितनी दी जाएगी, रेडियस 1 मीटर है तो लेंथ हो जाएगी 1 + 1 कितना 2 मीटर, तो F1 × 2 × 2 × में साइन 91, दैट फोर्स इज़ 4 न्यूटन, 4 न्यूटन की फोर्स होगी हमारी। अब हम निकालते हैं सेमी सर्कुलर वायर पर फोर्स। सेमी सर्कुलर वायर पर फोर्स निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, फोर्स ऑन सेमी सर्कल। फोर्स ऑन सेमी सर्कल की अगर हम बात करें तो वो फोर्स आएगी फिर से वही BIL साइन कितना 90 है ना, और ये L इफेक्टिव लेना होता है। L इफेक्टिव मतलब इनिशियल पॉइंट कर्व लाइन का इनिशियल पॉइंट और कर्व लाइन का फाइनल पॉइंट, इनके बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लेना होता है। मतलब ये कर्व वायर की ऊपर जब मैं कर्व वायर के ऊपर जब मैं फोर्स निकालूंगा तो भी मैं यही इफेक्टिव लेंथ लूँगा जो कि एक डायमीटर कहलाएगी। तो यहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड है कितनी है 1 टेस्ला, I करंट है 2 एम्पियर और लेंथ ली जाएगी दैट विल बी 2R, 2R मतलब 2 × 1 और इनटू में साइन 90 दैट इज़ 1, दैट फोर्स इज़ आल्सो 4 न्यूटन। अब नेट फोर्स अगर आप निकालेंगे तो आपने एक निकाली है ऊपर F1, एक निकाली है F2, दोनों को आप ऐड करेंगे F1 + F2 और यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा 4 + 4 8 न्यूटन, दैट आंसर इज़ करेक्ट। ऐड इसलिए करूंगा क्योंकि मैं डायरेक्शन निकालूंगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, तो देखो दोनों वायर पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी, फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड दिखाओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, करंट राइट में दिखाइए, तो करंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो फोर्स ऊपर की तरफ आ रही है, दोनों में लगने वाली फोर्स ऊपर की तरफ आ रही है अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शन, जो गिवन डायरेक्शन हमें दी गई है। तो ये हमारा आंसर है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमारे को बोला जा रहा है 3 लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट वायर पैरेलल आर इक्वी स्पेस्ड विद आइडेंटिकल करंट्स, तीनों में करंट सेम है, देन द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन ईच वायर ड्यू टू द अदर्स। हमें कहा जा रहा है ये 3 वायर देख रहे हैं आप A B C एक दूसरे के पैरेलल हैं और तीनों में I करंट है पर डायरेक्शन अलग है। इन दोनों में A और B में डॉट और डॉट है, इसका मतलब करंट बाहर आ रहा है, और C में क्रॉस है मतलब करंट अंदर जा रहा है। आपको बताना है किसी भी एक वायर पर लगने वाली फोर्स बाकी दोनों वायर की वजह से कितनी है। ये तीनों पैरेलल वायर है और पैरेलल वायर में करंट अगर बेटा सेम डायरेक्शन में हो तो हम जानते हैं सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो एक दूसरे को वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अगर यही करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होती है और अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होता है दो वायर्स के बीच में तो इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर जो फोर्स लगाती हैं उसकी वजह से वायर रिपेल होती हैं। तो वी नो वेरी वेल यहाँ अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए हमें जो है अभी रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें याद रखना होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो रिपल्शन होगी। अब फिलहाल यहाँ देखें अगर हम फर्स्ट वाले केस में देखते हैं ए पर, तो ए पर जो बी है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी या रिपल्सिव। एक बात क्वेश्चन में और की गई है कि तीनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है, इक्वी स्पेस है, मान लो एक्स और एक्स है, तो ए पर जो फोर्स लगेगी बी की तरफ से वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, सेम डायरेक्शन में करंट है, और सी की तरफ से जो फोर्स लगेगी वो रिपल्सिव फोर्स लगेगी बिकॉज सी में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। सी का करंट इनवर्ड है, ए का करंट आउटवर्ड है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा कौन, यहाँ पे फोर्स लगाएगा एफ बी, वो इधर की तरफ अट्रैक्टिव लगाएगा, और ये लगाएगा एफ सी क्या, रिपल्सिव। तो ए पर लगने वाली नेट फोर्स ऑन ए जो होगी वो एक में से दूसरे को माइनस करके निकाली जाएगी। किस में से किसको, एफ बी में से एफ सी को। अब आप कहेंगे सर एफ सी में से एफ बी माइनस क्यों नहीं किया, बिकॉज जब आप फोर्स निकालते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा ये होता है μ0/4π 2I1 × I2, दोनों में करंट सेम है, बाय में होता है क्या, डिस्टेंस r। अब करंट दोनों में सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। अब यहाँ पे बात करूँ ये पूरा फैक्टर जो है वो सब जगह पर सेम है, लेकिन जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ फोर्स कम होगी। बताइए ए का डिस्टेंस किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है या सी से ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है सी से डिस्टेंस ज़्यादा है तो सी की फ़ोर्स कम है, और बी से डिस्टेंस कम है तो बी की फ़ोर्स ज़्यादा है, तो मैंने एफ बी माइनस एफ सी किया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि फोर्स ऑन वायर नंबर बी, वायर जो बी है उस पर फोर्स क्या लग रही है। बी पर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में, वी के लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिख रहा है कि
सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन फोर्स आएगी, बी को ए अट्रैक्ट करेगा और सी क्या करेगा, सी बी को रिपेल करेगा। अगर सी रिपेल करेगा तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सी अगर रिपेल करेगा तो अपने पास नहीं खींचेगा, अपने से दूर फेंकेगा, मतलब लेफ्ट में ही फेंकेगा, ठीक है, दूर फेंकेगा, खुद के पास नहीं खींचेगा, रिपल्सिव फोर्स है। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में तो बी पे लगने वाली दोनों फोर्स जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, सेम डायरेक्शन में। ए उसको अट्रैक्ट कर रहा है, सी उसको रिपेल कर रहा है, तो बी पर जो नेट फोर्स आएगी, नेट फोर्स ऑन बी, वो क्या आएगी, बी पर नेट फोर्स ए वाली फोर्स और सी वाली फोर्स को ऐड करके आएगी ना। इसको लिखते हैं बी पर आएगी जी एफ ए प्लस एफ सी, दोनों को ऐड करके आएगी। सी पर देखें तो सी पर क्या होगा जी, सी को दोनों क्या करेंगे, कौन दोनों, बी सी को क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, रिपेल करेगा। ए क्या करेगा, ए भी सी को रिपेल करेगा क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे सी पे देखता हूँ तो सी पे ए भी उसको रिपेल कर रहा है और बी भी क्या कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा है। तो दोनों की वजह से जो फोर्स आएगी वो सेम डायरेक्शन में आएगी। तो यानी कि सी पे लगने वाली फोर्स भी एफ ए प्लस एफ बी करके आएगी। अब देखें हम तीन इक्वेशन है हमारी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, बताएं क्या होगा जी। अब हम यहाँ पे अगर तीनों को सॉल्व कर लेते हैं तो तीनों को सॉल्व करते हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि ए वाली फोर्स जो है वो बी और सी वाली से छोटी होगी, ये श्योर है। सबसे छोटी फोर्स ए वाली होगी बिकॉज वो एक में से दूसरे को माइनस करके आ रही हैं, बाकी दोनों ऐड करके आ रही हैं। मतलब हम देख सकते हैं, हम सॉल्व भी ना करें अगर इसको, हमारे को तीन ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, चौथा ऑप्शन मैंने नहीं लिया है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट आने वाला है बिकॉज ए वाली फोर्स सबसे छोटे होने वाली है। पर बी और सी में कौन सी बड़ी है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा चौथा ऑप्शन बन जाता उसके अंदर भी हमारा ए छोटा होता, लेकिन अगर वो ऐसे बन जाता एफ सी इज़ ग्रेटर देन एफ बी इज़ ग्रेटर देन व्हाट एफ ए, तो हम जो है कन्फ्यूज़न में हो सकते थे सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन की वजह से। तो हम यहाँ पर जो है इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, एफ बी निकालते हैं। व्हाट विल बी एफ बी निकालें सर, एफ ए प्लस एफ सी। आप देखें क्या कॉमन है वो कॉमन ले लो, मैंने ऊपर लिखा था म्यू नॉट बाय 4 पाई दोनों में सेम है, 2i इंटू आई, करंट भी दोनों में सेम है, सिर्फ क्या करना है डिस्टेंस ऐड करना है, 1/r1 प्लस 1/r2। तो ए का डिस्टेंस कितना है साहब बी से, पहले देखें यहाँ पे बी पे फोर्स निकाल रहे हैं, बी पे फोर्स निकाल रहे हैं, ये रहा बी। ए से डिस्टेंस कितना है x और सी से कितना है x, तो ए से भी x सी से भी x दोनों के पास है 1/x प्लस 1/x। तो आप मेरी बात समझ गए, ये क्या आया रिजल्ट निकल के, म्यू नॉट बाय 4 पाई, दिस विल बी व्हाट 4i स्क्वायर बाय में क्या x, यही आएगा हमारे पास, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जी एफ सी निकालते हैं, एफ सी क्या आएगी जी, फिर दोनों को ऐड करना है, पर अब की बार सी पे जो फोर्स लगा रहा है वो ए लगा रहा है और बी लगा रहा है, ये रहा सी हमारा, राइट में देखिए ऊपर आप, बी से डिस्टेंस x है पर ए से 2x है। तो जब मैं फोर्सेस यहाँ पर पुट करूँगा एफ ए प्लस एफ बी, तो मैं क्या कॉमन लूँगा, दोनों में म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i स्क्वायर कॉमन है, 1 बाय पहले एफ ए का डिस्टेंस, ए से कितना डिस्टेंस है, ए से डिस्टेंस देख सकते हैं ऊपर 2x है, किसका, सी का, तो 1/2x प्लस में क्या 1/x, क्योंकि बी से डिस्टेंस x है। तो अब हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आप देख सकते हैं कितना आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई है ना 2i स्क्वायर, और ब्रैकेट में एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, एलसीएम लेंगे 2x और ऊपर क्या आएगा हमारे पास, दैट विल बी 1 + 2 दैट इज़ 3/2x। तो क्या हुआ जी, हमारे पास यहाँ आ रहा है म्यू नॉट बाय 4 पाई और ये हमारे पास 6i स्क्वायर, या कहूँ 6/2 3 हो गया, उसे कैंसिल ही कर देते हैं, ये आ रहा है 3i स्क्वायर बाय में x। तो आप देख सकते हैं विच फोर्स इज़ ग्रेटर, एफ सी इज़ ग्रेटर और एफ बी इज़ ग्रेटर। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी ही करेक्ट बनेगा, एफ बी बड़ा है जी, किससे, क्योंकि एफ बी में यहाँ 4 मल्टीप्लाई में हो रहा है और एफ सी में यहाँ 3 मल्टीप्लाई में हो रहा है। सबसे बड़ी फोर्स है एफ बी, उससे छोटी फोर्स है एफ सी, और उससे छोटी फोर्स कौन सी है हमारी, एफ ए होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें तो एक में से दूसरे को माइनस कर रहे हैं और वो आप माइनस करके भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमसे कहा जा रहा है न्यूट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड विद एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V. Magnetic force on it is F. It is if an alpha particle is projected in same field in same way with external potential 2V, then magnetic force exert on it. इसका मतलब समझ रहे हैं आप, एक ड्यूट्रॉन जो कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है, सी लेवल पर मिलता है, जिसका चार्ज हाइड्रोजन के चार्ज के बराबर है पर मास डबल है। ड्यूट्रॉन का चार्ज जो होता है वो +E होता है, लेकिन मास जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। वेदर अल्फा पार्टिकल की बात करूँ, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट होता है, इसका चार्ज +2E होता है और इसका मास जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। अब दो चार्ज पार्टिकल हैं, अलग अलग मास के हैं,
और अलग अलग चार्ज है इनके ऊपर, इनको जो है एक सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंका गया है। जब न्यूट्रॉन फेंका तो पोटेंशियल दिया V, ताकत दी V, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी से फेंका और मैग्नेटिक फोर्स लगी F, चलो जी अच्छी बात है। जब अल्फा पार्टिकल फेंका तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे दिया 2V, ताकत बढ़ा दी भाई, तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी। और मैग्नेटिक फोर्स की बात मैं करूं तो फॉर्मूला होता है, देखिए F इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ जो V है ये वेलोसिटी होता है और वहाँ जो V दिया हुआ है वो पोटेंशियल दिया हुआ है। अब फोर्स का पोटेंशियल के फॉर्मेट में हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब इसको लिख सकता हूँ मैं Q की जगह क्या, Q हमारा जो है वो चार्ज है। अगर मैं बात करूँ तो चार्ज तो दोनों पार्टिकल्स का अलग अलग है, एक का E है और एक का जो है वो 2E है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू क्यू वी बी में पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूले को बनाता हूँ पोटेंशियल के फॉर्मेट में। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड बता रखी है, चार्ज बता रखा है, वेलोसिटी की बात कहीं नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी को पोटेंशियल के फॉर्मेट में चेंज कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में गया होगा, बैटरी ने जब उसको फेंका होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई होगी। काइनेटिक एनर्जी कब आई, जब बैटरी ने उसको फेंका, V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस देके उसको थ्रो किया गया। अब वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना वर्क डन किया जी बैटरी ने वर्क किया Q इंटू वी। तो Q इंटू वी जो बैटरी वर्क कर रही है V वोल्ट का पोटेंशियल देके, वो हाफ mv² में ये V वेलोसिटी है, ये V वेलोसिटी है, वो वर्क डन हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में नज़र आ रहा है हमारे को। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं तो आएगी 2Q इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V बाय में M। अब आप उठा के इसको यहाँ पुट कर दीजिए, फोर्स का नया फॉर्मूला आपको मिलेगा पोटेंशियल के फॉर्मेट में, Q और अंडर रूट में 2Q पोटेंशियल डिफरेंस V बाय में M इंटू में क्या B। याद रखिए यहाँ जो V है नीचे वो पोटेंशियल डिफरेंस है। नाउ आप दोनों पार्टिकल पे फोर्स निकाल लीजिए। पहले निकालते हैं ड्यूट्रॉन पे, ड्यूट्रॉन का चार्ज पुट करते हैं E, ऊपर मैंने पुट किया है 2 इंटू में E और पोटेंशियल दिया था उसको V बाय में मास होता है 1 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, उसको M कह देते हैं, ठीक है, और साथ में 2 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, उसको 2M कह देंगे। तो देखा ऊपर लिखा हुआ है हमने 2M, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो आ रहा है अगर मैं बात करूं तो दिस इज़ E मल्टीप्लाई बाय ई वी बाय M अंडर रूट का और साथ में B। ये फोर्स ऑन न्यूट्रॉन आ गई है। अल्फा पार्टिकल पे फोर्स निकालता हूं तो अल्फा पे फोर्स क्या आएगी, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने ऊपर ये वाला बनाया है। बस यहाँ जिस भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालनी है वो पैरामीटर्स यहाँ पुट कर दिए जाएंगे। पैरामीटर मतलब अब अल्फा पे निकालूंगा तो अल्फा का चार्ज पुट करूँगा, क्या होता है 2E और अंडर रूट ऑफ 2 इंटू में अल्फा का चार्ज फिर से 2E, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया था अल्फा को वो 2V दिया था, V की बजाय है ना, V की बजाय क्या लिखूंगा 2V और बाय में नीचे मास ऑफ अल्फा। मास ऑफ अल्फा मतलब क्या हो जाएगा, कितना है जी 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, उसको 4M लिखूंगा। ध्यान से देखा जाए तो ये 2 2 जार 4 जो है कैंसिल आउट हो गए। ये अगर नीचे वाला फैक्टर देख रहा हूँ मैं जो मुझे दिख रहा है यहाँ अल्फा पार्टिकल वाला, इसको ड्यूट्रॉन के फैक्टर के फॉर्मेट में चेंज करना चाहूँ तो 2 तरीके हैं, या तो डिवाइड कर दो वरना डायरेक्टली E इंटू अंडर रूट ऑफ EVM इंटू में B को आप लिख सकते हैं FD। तो यहाँ पे E इंटू मैं यहाँ देखूँ अगर E इंटू EV बाय में M और साथ में मैग्नेटिक फील्ड लिखना भूल गए, मैग्नेटिक फील्ड B, इन तीनों को छोड़ के जो है इन सभी तीनों को, इन चारों पांचों को छोड़ के जो भी है उसको अलग लिख लेते हैं। क्या है जी इसको छोड़ के, यहाँ सब 2 है और अंदर भी 2 है, यानी कि ये है 2√2 और बाकी पूरा फैक्टर वही है अपना, कौन सा EV अंडर रूट में और साथ में क्या नीचे डिवाइड में क्या है M। तो अब ध्यान से आप देख सकते हैं पूरे में रूट था ये, आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारे पास दैट इज़ फोर्स ऑन ड्यूट्रॉन। तो अल्फ़ा की फोर्स जो है 2√2 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑफ ड्यूट्रॉन आई है, दैट इज़ योर आंसर दिस। अगले क्वेश्चन में आपको पहचानना है जी ये 3 पार्टिकल हैं A, B और C और D, इसमें से कौन अल्फ़ा पार्टिकल है, कौन जो है वो प्रोटॉन है, कौन जो है वो इलेक्ट्रॉन है और कौन जो है वो न्यूट्रॉन है। 4 की बात हो रही है, अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और हमारा न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, वी नो वेरी वेल। तो इन चारों में से कौन सा पार्टिकल है, आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल निकालना है, लगाना है। पहली बात तो C तो मुझे क्लियर हो गया, C बिल्कुल सीधा जा रहा है, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कर्व पाथ पे घुमाएगी, मैग्नेटिक फोर्स एक रेडियल फोर्स की तरह काम करेगी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं पर डायरेक्शन चेंज करेगी। यहाँ अगर मैं बात करूँ A भी मुड़ रहा है, B भी मुड़ रहा है, A की रेडियस कम है, B की रेडियस ज़्यादा है, आखिर रेडियस किस पाथ पे किस चीज़ पे डिपेंड करती है, रेडियस इज इक्वल टू होता है mv बाय BQ।
रेडियस की बात अगर मैं करूं, तीनों को इक्वल वेलोसिटी दी गई थी। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड तीनों के लिए सेम है, तो रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास बाय चार्ज के। जिसका मास बाय चार्ज का रेशो ज़्यादा होगा उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन निकालता हूँ तो मास ऑफ प्रोटॉन को m मान लो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को प्लस e मान लो, ये आता है। मैं मास ऑफ अल्फ़ा बाय चार्ज ऑफ अल्फ़ा निकालता हूँ तो अल्फ़ा का मास जो होता है वो 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और चार्ज जो होता है वो 2 टाइम ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। तो ये हमारा 2m/e आ गया। प्रोटॉन का मास हमने m माना हुआ तो m/e आ गया। तो मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रॉन का मास बाय में इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, उसको me रहने दीजिए। चार्ज फिर भी मैग्नीट्यूड में सेम होता है। तो आप देख सकते हैं तीनों में से कौन सा फैक्टर बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर है m अल्फ़ा बाय q अल्फ़ा, दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, 2m/e। उससे छोटा फैक्टर कौन सा है, m/e। और ये मास सबसे छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का 10⁻³ की रेंज में, ये सबसे कम है। तो आप समझ सकते हैं रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बाय चार्ज है, तो सबसे ज़्यादा रेडियस जो रहेगी वो अल्फ़ा की रहेगी, क्योंकि अल्फ़ा का मास बाय चार्ज सबसे ज़्यादा है। उससे कम किसकी रहेगी, उससे कम रेडियस रहेगी किसकी, प्रोटॉन की, और सबसे कम रहेगी इलेक्ट्रॉन की। और एक खासियत और है इलेक्ट्रॉन की, भी बताता हूँ मैं आपको, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स फील करेंगे, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेंगे। तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख सकते हैं, ए जो है वो लेफ्ट में जा रहा है, मतलब ए पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल है, करंट पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन में दिखाते हैं। फील्ड को इन्वर्ट दिखाइए, करंट को ऊपर जाता हुआ दिखाइए, फोर्स लेफ्ट में आएगी, ए की भी और बी की भी, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसमें से छोटी रेडियस वाला कौन सा हो गया, प्रोटॉन। बड़ी रेडियस वाला कौन सा हो गया, अल्फा। तो ए हो गया हमारा क्या, ए हो गया हमारे पास क्या, प्रोटॉन, और बी क्या हो गया, अल्फा। सी तो है न्यूट्रल पार्टिकल, इस पर कोई फोर्स नहीं लगी, चार्ज जीरो था तो फोर्स ही जीरो हो गई। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जब कोई चार्ज नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगी भाई। और मैं डी की बात करूं, जो राइट में मुड़ा है वो कौन है, वो है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है करंट बिल्कुल अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के, तो करंट को नीचे दिखाएंगे, फोर्स राइट में आएगी, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है, सी न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन एंड बी इज द अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने लायक थी वो थी रेडियस ज़्यादा जिसकी है, वो किसकी है, जिसका मास बाय चार्ज ज़्यादा है। तो ए और बी दोनों लेफ्ट में मुड़े थे, यानी कि दोनों पॉजिटिव थे, लेकिन बी की रेडियस ए से ज़्यादा आई बिकॉज बी का चार्ज बाय मास रेशियो ज़्यादा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपके सामने, एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम विद अ स्पीड ऑफ 2×6 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब प्लस आई कैप की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड बी दी हुई है जे और के की फॉर्मेट में, एग्जिस्ट इन द स्पेस, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज का फॉर्मूला क्यू इंटू में वी क्रॉस बी होता है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, बस आपने क्या करना है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कीजिए, 2 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम में दिया है, और v क्रॉस b कर देंगे तो फोर्स की डायरेक्शन समेत आंसर आ जाएगा। v हमारा है 2 × 10⁻6 आई कैप, और b क्या है, क्रॉस में b हमारे पास है 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। हम यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, आई क्रॉस जे और आई क्रॉस के करेंगे। आई क्रॉस जे के होता है और आई क्रॉस के जो होता है वो क्या होता है, वो माइनस जे होता है हमारा। तो लेट वी डिस्कस दैट। हम यहाँ लिखते हैं जी, ये आ गया हमारे पास कितना, दिस इज़ 4 और ये 10⁻+6 -6 तो कैंसिल आउट हो गया, और ब्रैकेट में क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई भी क्या करना है, इसको पहले लिख लेते हैं डायरेक्टली हम, 2i × 0.2 जे 0.4 के, और फिर हमारे पास आएगा, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग, 2 × 0.4 प्लस में आएगा 0.8 और आई क्रॉस के का मतलब माइनस का जे। नाउ ये हमारे पास आ गया 0.8 के प्लस 1.6 का माइनस का जे, तो ये माइनस का 1.6 जे, दैट इज़ योर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया जी, ठीक है, दैट इज़ इन न्यूटन, दिस इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैं, ए एंड बी इनिशियली रेस्ट पे हैं, एक्सेलरेट किया गया कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस वी देके, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, दोनों एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, यूनिफॉर्म फील्ड है। दे डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 r2, जैसे कि पहले हमारी बात हुई थी। देन रेशियो, देयर मास रेशियो इज, मास का रेशियो निकालना है जी, रेडियस दे रखी है कि दोनों की r1 r2, और ऑप्शन भी r1 r2 के फॉर्म में है। तो इसका मतलब मुझे रेडियस के फॉर्मूले से शुरू करना पड़ेगा। रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb,
लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये v जो होती है वो वेलोसिटी होती है ना। अब मुझे तो पोटेंशियल के फॉर्म में इसको लेके जाना है, तो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था नीचे पीछे, क्या था कि जब हम इनको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो बैटरी एक वर्क करती है, और बैटरी जो वर्क करती है वो वर्क काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दिखाई देता है। वो वर्क इनको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। दैट फॉर्मूला इज़ हाफ mv²। ये q इंटू वी जो है बैटरी का वर्क डन है, जिसमें v पोटेंशियल है। वर्क डन बाय बैटरी एक्सलेटिंग द चार्जेस qv इज इक्वल टू हाफ mv² जो है वो काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से v की वैल्यू निकालता हूँ तो आता है √of 2q कैपिटल V बाय m। बस मुझे उठाकर ये r में इस v की वैल्यू को पुट करना है, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा m और साथ में 2qv बाय में क्या m है ना, और साथ में नीचे क्या आएगा q इंटू b। अब आप देखें तो हमें क्या क्या गिवन है। हमें कहा जा रहा है कि मासेस का रेशो बताओ। मासेस का रेशो निकालने के लिए मैं मास को छोड़ के बाकी सबको एक तरफ ले जाता हूँ। तो अब देखें, इस मास को मैं अगर इस रूट के अंदर ले जाऊँगा तो मेरे मास का स्क्वायर हो जाएगा, एक m से एक m कट जाएगा। तो अगर मैं r की वैल्यू लिखता हूँ तो r इज इक्वल टू आएगी √of 2mqv है ना, v इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, और बाय में नीचे आएगा क्या हमारे पास qb। अब एक मास से एक मास कट गया। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं अगर, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट फॉर्मूला इज़ r² इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं r², ये आएगा 2mqv बाय में क्या q² b²। एक q से एक q कट गया, मुझे मास निकालना है तो मास की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, दैट विल बी qb² r² बाय में क्या आएगा जी मेरे पास 2mv। अब देखिए क्या क्या चीज़ें सेम बताई जा रही हैं। हमसे कहा जा रहा है कि दोनों की रेडियस अलग अलग है, r1 r2, पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों को दिया गया है वो सेम दिया गया है, और दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैं, उनका मास भी बिल्कुल सेम है जी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है जी, बिल्कुल सेम है जी। चार्ज भी दोनों का सेम है, आइडेंटिकल है, मतलब रेडियस को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा फैक्टर जो है सब कुछ सेम है। वही वेलोसिटी, वही मास, वही चार्ज, वही मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आप यहाँ पे कहेंगे दिस वन मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², या कहूँ m1 बाय m2 का रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा r1² बाय r2², यानी कि r1 बाय r2 का होल स्क्वायर। दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो सिंपल डिराइव करने वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। ये फॉर्मूला पहले भी यूज़ किया हमने। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो लॉन्ग वायर हैं, सेपरेट की गई हैं, डिस्टेंस d है उनके बीच में, करंट I1 और I2 है, और करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में जो फोर्स होती है वो जो है अट्रैक्शन फोर्स होती है, सेपरेशन d है। तो उस फोर्स को मैं बोल देता हूँ दैट फोर्स इज़ कॉल्ड F1 या F बोल दीजिए। फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, μ0 बाय 4π, फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0 बाय 4π 2I1 I2 बाय में क्या d। उसके बाद हमें सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए करंट जो है उनके बीच में उसको 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दे, मतलब करंट दोनों में डबल कर दिया जाए, लेकिन डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दी जाए, और डिस्टेंस भी 3d कर दिया जाए d से। तो बताओ न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होगी। सॉरी, ये बोला गया है कि करंट एक वायर में इंक्रीज़ कर दिया जाए 3 टाइम, ठीक है, वन ऑफ देम इज़ इंक्रीज 2 टाइम्स, और डायरेक्शन को रिवर्स कर दे। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक वायर में करंट को अगर इंक्रीज़ कर देते हैं और डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो दोनों वायर में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं रहेगा। I1 मान लो उतना ही है, I2 2 टाइम्स बढ़ा दिया गया, डायरेक्शन रिवर्स कर दी गई, डिस्टेंस को 3d कर दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में जो फोर्स आएगी वो पहले की तरह अट्रैक्शन नहीं, अब की बार रिपल्शन फोर्स आएगी। अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्सिव फोर्स होगी जी, यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स हुआ करती थी। तो अब नई फोर्स जो है उसको बोल देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एफ डैश पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूला रहेगा μ0 बाय 4π 2, फर्स्ट वाला करंट है I1, सेकंड वाला करंट अब की बार हो गया 2I2, और डिस्टेंस जो है वो d की बजाय हो गया 3d। तो ऑब्वियस सी बात है यही एक फैक्टर है 2/3 जो एक्स्ट्रा आ गया, बाकी तो ऊपर वाला फैक्टर ही है। तो नई फोर्स जो आएगी एफ डैश वो 2/3 टाइम्स आएगी, किससे, एफ से, है ना। दोनों को कंपेयर करता हूँ तो नई फोर्स 2/3 टाइम्स आएगी, किससे, एफ से। बट ये एफ डैश की बात मैं करूँ तो ये रिपल्सिव फोर्स है, मतलब जिधर एफ होती थी ये फोर्स उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखूँ तो दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ नेगेटिव का साइन लगा दिया जाएगा। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि फोर्सेज एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो हमारे को ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, 2/3f, f/3, -2f/3 और -f/3। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल इन गिवन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ सर्कल। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि रेडियस और जो हमारी जो हम बात करें वेलोसिटी और टाइम पीरियड जो है वो चार्ज पार्टिकल का सर्कल में जब वो घूम रहा है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, वो डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ सर्कल किस तरह से होता है। चार रिलेशन दिए गए हैं हमसे। अगर हम बात रेडियस की करें तो रेडियस इज इक्वल टू हमारी mv/bq होती है। अब सेम चार्ज है, सेम मास है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी v की पावर 1 के। रेडियस वेलोसिटी के साथ v की पावर 1 का रिलेशन बनाती है, मतलब दिस इज द r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। यहाँ से आंसर तो मिल गया, लेकिन टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है v के साथ? बड़ा सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/bq। टाइम किसी भी v पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। टाइम v पे डिपेंड नहीं कर रहा है मतलब टाइम के फॉर्मूले में मैं v की पावर 0 लिख सकता हूँ। v की पावर 0 का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है, मतलब टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v⁻⁴। तो ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, सर्कुलर पाथवे है, रेडियस r है। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मेड 4 टाइम, देन न्यू वैल्यू ऑफ रेडियस विल बी व्हाट? एनर्जी को 4 गुना बढ़ा दिया गया, रेडियस पूछी जा रही है। रेडियस एनर्जी में क्या रिलेशन है? ऑब्वियसली बात है, काइनेटिक एनर्जी है चार्ज पार्टिकल के पास, वो मूव कर रहा है। रेडियस का फॉर्मूला mv/bq। mv मतलब होता है लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ √2 किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब k मतलब काइनेटिक एनर्जी, m मतलब मास, बाय में क्या bq है ना, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब हम बात करें कि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ एनर्जी बढ़ाई गई है। देखा जाए तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? √k के। जितने टाइम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे रेडियस उससे रूट टाइम्स बढ़ेगी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ाऊंगा तो रेडियस जो है वो √4 यानी कि 2 टाइम बढ़ जाएगी। तो नई रेडियस क्या होगी? नई रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? वहाँ से देखता हूँ, √2 और काइनेटिक एनर्जी हो गई 4k और मास हो गया mv रहा वही, q भी रहा वही, है ना। अब आप देख सकते हैं r⁻/r करता हूँ अगर मैं, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 बचेगा जी, है ना। ये 4 जो है रूट से बाहर जाएगा, 2 बाकी सब कट जाएगा। यानी कि आप समझ गए r' जो है वो नई रेडियस जो है पुराने वाले से डबल है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मैंने पहले यहाँ ही समझा दिया था, जितने टाइम एनर्जी बढ़ाओगे उसके रूट टाइम्स जो है रेडियस बढ़ेगी। एनर्जी 4 टाइम बढ़ाया तो रेडियस 4 का रूट यानी कि 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी में 9 टाइम बढ़ाता तो ये रेडियस जो है √9 यानी कि 3 टाइम बढ़ जाती, मतलब √n टाइम बढ़ने। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वायर है, लेंथ l है और कैरिंग करंट I बेंट इनटू अ सर्कल। सर्कल की फॉर्म में उसको हमने बेंट कर दिया है, और उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड V1 है, और एक और वैसी ही सेम लेंथ वाली वायर उसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में बेंट कर दिया, करंट उसमें भी आई था, तो फील्ड एट सेंटर B2 है। तो B1 और B2 में रिलेशन बताना है। वी नो वेरी वेल कि अगर हम L लेंथ की वायर को सर्कल की फॉर्म में बेंट करते हैं, एक वायर थी जी जिसकी लेंथ L थी, मैंने सर्कल बना दिया मान लीजिए उसका, तो सर्कल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज़ μ0/4π 2πi बाय में क्या होता है r, या μ0 या इसे कह सकते हैं μ0I/2r। अब इसी वायर को हमने क्या किया, सेम लेंथ वाली वायर को एक स्क्वायर का फॉर्मेट दे दिया। स्क्वायर के फॉर्म में अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो स्क्वायर के अंदर 4 स्ट्रेट सेक्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि करंट जो है वो इस तरह से जा रहा है, I और I क्लॉकवाइज जा रहा है ना, क्लोज लूप बना दिया हमने। तो चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो इनवर्ट रहेगी सेंटर पर, क्योंकि चारों करंट को देखें तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यहाँ भी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, ये भी फील्ड इनवर्ट है। सेम पैटर्न में करंट को फ्लो करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे बात करें, हम एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? वो होगी जी क्या, इसकी ये जो लेंथ है, ये सेंटर तक का डिस्टेंस है, ये है a, और ये दोनों एंगल जो रहेंगे हमारे स्क्वायर में वो 45 रहेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है जी, स्क्वायर की एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो μ0/4π I बाय में a, और sin 45 प्लस sin 45 है ना, दोनों एंगल इक्वल है, sin φ1 प्लस sin φ2, तो यानी कि 2 sin 45। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा, ये एक वायर का रिज़ल्ट है, और हमारे पास ऐसी 4 वायर हैं, आप देख सकते हैं 4 वायर हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्क्वायर जो हमारे पास आएगी
वो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया है। तो ये हमारा साइन 45 1/√2 होता है, 2/1/√2, √2 बचेगा, ये रिज़ल्ट आ गया है। लेकिन ध्यान दीजिए हमसे जो है ये साइड ना तो हमें ए बताई गई थी कितनी है, ना ही हमें सर्कल की रेडियस बताई गई थी कितनी है, हमें टोटल वायर की लेंथ दी थी एल। ऊपर वाले केस में ये लेंथ हो जाएगी 2πr और यहाँ से मैं r निकालूंगा तो r = हो जाएगा L/2π। देखिए मैं L/2π इसको पुट कर सकता हूँ, तो μ0 I बाय में क्या है जी, L/2π पुट करूँगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा L बाय में 2π, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई जाएगा ऊपर, ये रिज़ल्ट आएगा। जबकि स्क्वायर वाले केस में अगर मैं बात करूं टोटल साइड को मैं 2a मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने हाफ तक की साइड को यहाँ पे a माना हुआ है। तो टोटल 2a 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 पैरामीटर हो जाएगा हमारा 8a। यही वायर जो भी आपने l लेंथ की ऊपर यूज़ की थी यही नीचे यूज़ की है। यहाँ l का मतलब जो है टोटल लेंथ दैट इज़ कॉल्ड 8a, और यहाँ से अगर मैं a निकालता हूँ तो बेटा आएगा L/8। अब इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ तो स्क्वायर की मैग्नेटिक फील्ड सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या आएगी जी हमारे पास, μ0 I बाय में या μ0 I 8√2 बाय में क्या आएगा हमारे पास पाई, और साथ में क्या आएगा जी L। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर की आप देख रहे हैं वो उस वाली मैग्नेटिक फील्ड से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ 8√2 बाय पाई का फैक्टर है और वहाँ ओनली जो है वो पाई का फैक्टर है, बाकी μ0 I बाय L बिल्कुल सेम है। तो ये वाली फील्ड स्क्वायर वाली फील्ड बड़ी है किससे, सर्कल वाली फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है। वायर ए बी बेंट एज शोन इन फिगर इन प्लेस इन यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला, अ 10 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ में नीचे वायर दी गई है एक, यहाँ पे करंट जा रहा है हमारा, पहले यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो करंट हमारे पास जा रहा है जी कहाँ, ये पहले गया ऊपर, फिर वाई एक्सिस के बाद एक्स पे मुड़ा, एक्स के बाद फिर वाई पे गया, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारी जेड एक्सिस पे इनवर्ड है, ये बोला गया है। ठीक है जी, तो इनवर्ड है या आउटवर्ड है कुछ भी कह सकते हैं। जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं इनवर्ड मान लेता हूँ तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है इन तीनों वायर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी, उसके बाद रिजल्टेंट निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस पहले वाले सेगमेंट पे जो कि वाई एक्सिस पर है, जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। इस पर राइट है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, फील्ड को इनवर्ड दिखाइए, करंट को अपवर्ड दिखाइए। आप देखेंगे फोर्स लेफ्ट में आएगी, फील्ड अपवर्ड करंट जो फील्ड इनवर्ड करंट अपवर्ड फोर्स आएगी लेफ्ट में, और वो फोर्स जो इस सेगमेंट पे आएगी फर्स्ट वाले सेगमेंट पे नाम देते हैं। इस फोर्स को निकालेंगे तो F1 आएगी BIL साइन थीटा, थीटा इज़ 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड है। बी मैग्नेटिक फील्ड 5 है, करंट हमारा जा रहा है कितना 10 एम्पियर, और जो हमारी लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज कर दिया जाए तो ये हमारे पास निकल कर आता है कितना 2 न्यूटन, है ना। अब F1 2 न्यूटन जो आ रही है वो मेरे ख्याल -I कैप की डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल सही बात है। मैं F1 को वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो -2I कैप। अब यहाँ अगर मैं देखूँ फिर से लिख देते हैं इसको, F1 -2I कैप। अब मैं निकालता हूँ इस वाली वायर पर फोर्स जो हमारी वायर नंबर 3 है वो बिल्कुल 1 के जैसी है, सेम डायरेक्शन में करंट है जी, वो मैंने 3 दिखाई, देखिए सेम डायरेक्शन में करंट है, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, वही लेंथ है तो वही फोर्स आएगी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। यहाँ भी फोर्स आएगी लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज़ F3, और F3 भी बिल्कुल सेम आएगी बिकॉज सब कुछ सेम है, B वही है, I वही है, L वही है, तो ये भी आएगी -2I कैप। यानी कि इस वायर के 2 सेगमेंट में लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लगने वाली है। अब तीसरा सेगमेंट यानी कि सेकंड सेगमेंट जिसे हम कहेंगे उस पर देखें तो उसमें करंट जा रहा है राइट में, फील्ड इनवर्ड है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, फील्ड इनवर्ड करंट राइट में, तो फोर्स पाएंगे आप कहाँ आएगी, फोर्स आएगी जी अपवर्ड, दैट इज़ F2। तो F2 आएगी प्लस वाई एक्सिस पे, निकालते हैं कितनी होगी। अगर मैं F2 निकालता हूँ तो BIL साइन थीटा में B पुट करूँगा, मेरे पास है 5, I कितना है 10, सिर्फ लेंथ ही तो बदली है बाकी सब तो सेम है। लेंथ कितनी है जी अब की बार 6 सेंटीमीटर यानी कि 6/100 मीटर, तो मेरे पास ये जो आ जाता है ये निकल के क्या आएगा, दैट इज़ व्हाट 3 न्यूटन, है ना। अब मैं अगर 3 न्यूटन को देखूं तो ये 3 न्यूटन मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, मतलब +J। अब हम ध्यान से देखें तो हमारे 3 वेक्टर हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस वायर पे 2 फोर्स लग रही हैं लेफ़्ट में, एक लग रही है कहाँ, वाई एक्सिस पे। तो दोबारा से बना देते हैं इसको, एक फोर्स हमारी जो है वो 2 न्यूटन की लेफ़्ट में है, दूसरी भी 2 न्यूटन की लेफ़्ट में, मतलब -I कैप, और ये हमारी 3 न्यूटन के ऊपर है मतलब +J कैप।
रिजल्टेंट क्या होना चाहिए सर, इन दोनों को ऐड कर दूँ, 2 + 2 व्हाट 4 है ना, वेक्टर की फॉर्म में शो कर सकते हैं हम। ये हो गया हमारा 4 न्यूटन यानी कि 4 आई कैप इन नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा 3 जे कैप इन पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस था वो, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वी नो वेरी वेल, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा, दैट विल बी 5 न्यूटन। अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज़ 5 न्यूटन। तुमसे अगर ये क्वेश्चन का आंसर मैग्नीट्यूड की बजाय अगर डायरेक्शन में पूछ लेता तो डायरेक्शन निकालने के लिए पहले फील्ड की डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए थी कि इनवर्ड है या आउटवर्ड है। मान लो इनवर्ड होती तो क्या कहते तुम, 5 न्यूटन किधर की तरफ है, 5 न्यूटन क्या है जी, ये किस साइड है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो इसको ऐसे लिखूँगा, मैं कैसे लिखूँगा, that is -4 I cap plus 3 J cap. We can say that in second quadrant, x negative और y positive. Next question important है, easy है, where AB vent as shown in figure in place in uniform perpendicular magnetic field of 5 Tesla. A 10 ampere current flows through a wire, magnetic force experienced by the wire. देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ में नीचे वायर दी गई है एक, यहाँ पे करंट जा रहा है हमारा, पहले यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो करंट हमारे पास जा रहा है जी कहाँ, ये पहले गया ऊपर, फिर वाई एक्सिस के बाद एक्स पे मुड़ा, एक्स के बाद फिर वाई पे गया, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारी जेड एक्सिस पे इनवर्ड है, ये बोला गया है, ठीक है जी। तो इनवर्ड है या आउटवर्ड है कुछ भी कह सकते हैं, जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं इनवर्ड मान लेता हूँ तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है इन तीनों वायर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी, उसके बाद रिजल्टेंट निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस पहले वाले सेगमेंट पे जो कि वाई एक्सिस पर है, जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। इस पर राइट है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, फील्ड को इनवर्ड दिखाइए, करंट को अपवर्ड दिखाइए। आप देखेंगे फोर्स लेफ्ट में आएगी, फील्ड अपवर्ड करंट, जो फील्ड इनवर्ड करंट अपवर्ड, फोर्स आएगी लेफ्ट में, और वो फोर्स जो इस सेगमेंट पे आएगी फर्स्ट वाले सेगमेंट पे नाम देते हैं, इस फोर्स को निकालेंगे तो F1 = आएगी BIL साइन थीटा, थीटा इज़ 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड है। बी मैग्नेटिक फील्ड 5 है, करंट हमारा जा रहा है कितना 10 एम्पियर, और जो हमारी लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज कर दिया जाए तो ये हमारे पास निकल कर आता है कितना 2 न्यूटन, है ना। अब F1 2 न्यूटन जो आ रही है वो मेरे ख्याल -I कैप की डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल सही बात है। मैं F1 को वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो -2I कैप। अब यहाँ अगर मैं देखूँ, फिर से लिख देते हैं इसको, F1 = -2I कैप। अब मैं निकालता हूँ इस वाली वायर पर फोर्स, जो हमारी वायर नंबर 3 है वो बिल्कुल 1 के जैसी है, सेम डायरेक्शन में करंट है जी, वो मैंने 3 दिखाई, देखिए सेम डायरेक्शन में करंट है, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, वही लेंथ है तो वही फोर्स आएगी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यहाँ भी फोर्स आएगी लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज़ F3, और F3 भी बिल्कुल सेम आएगी बिकॉज सब कुछ सेम है, B वही है, I वही है, L वही है, तो ये भी आएगी -2I कैप। यानी कि इस वायर के 2 सेगमेंट में लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लगने वाली है। अब तीसरा सेगमेंट यानी कि सेकंड सेगमेंट जिसे हम कहेंगे, उस पर देखें तो उसमें करंट जा रहा है राइट में, फील्ड इनवर्ड है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, फील्ड इनवर्ड करंट राइट में, तो फोर्स पाएंगे आप कहाँ आएगी, फोर्स आएगी जी अपवर्ड, दैट इज़ F2। तो F2 आएगी प्लस वाई एक्सिस पे, निकालते हैं कितनी होगी। अगर मैं F2 निकालता हूँ तो BIL साइन थीटा में B पुट करूँगा, मेरे पास है 5, I कितना है 10, सिर्फ लेंथ ही तो बदली है, बाकी सब तो सेम है। लेंथ कितनी है जी अब की बार 6 सेंटीमीटर यानी कि 6/100 मीटर, तो मेरे पास ये जो आ जाता है ये निकल के क्या आएगा, दैट इज़ व्हाट 3 न्यूटन, है ना। अब मैं अगर 3 न्यूटन को देखूं तो ये 3 न्यूटन मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, मतलब +J। अब हम ध्यान से देखें तो हमारे 3 वेक्टर हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस वायर पे 2 फोर्स लग रही हैं लेफ़्ट में, एक लग रही है कहाँ, वाई एक्सिस पे। तो दोबारा से बना लेते हैं इसको, एक फोर्स हमारी जो है वो 2 न्यूटन की लेफ़्ट में है, दूसरी भी 2 न्यूटन की लेफ़्ट में, मतलब -I कैप, और ये हमारी 3 न्यूटन के ऊपर है, मतलब +J कैप। रिजल्टेंट क्या होना चाहिए सर, इन दोनों को ऐड कर दूँ, 2 + 2 व्हाट 4 है ना, वेक्टर की फॉर्म में शो कर सकते हैं हम। ये हो गया हमारा 4 न्यूटन यानी कि 4I कैप इन नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा 3J कैप इन पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस था वो, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वी नो वेरी वेल, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब क्या आएगा, दैट विल बी 5 न्यूटन। अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज़ 5 न्यूटन। तुमसे अगर ये क्वेश्चन का आंसर मैग्नीट्यूड की बजाय अगर डायरेक्शन में पूछ लेता तो डायरेक्शन निकालने के लिए पहले फील्ड की डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए थी कि इनवर्ड है या आउटवर्ड है। मान लो इनवर्ड होती तो क्या कहते तुम, 5 न्यूटन किधर की तरफ है, 5 न्यूटन क्या है जी, ये किस साइड है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो इसको ऐसे लिखूँगा, मैं कैसे लिखूँगा, that is -4I cap plus 3J cap. We can say that in second quadrant, x negative or y positive.